हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ ब्रीफिंग देखी थी हम लोगों ने कोर्स की कि क्लास 11th के अंदर क्या क्या आप लोग साल भर के अंदर पढ़ने वाले हो, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसी क्लास के अंदर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पार्ट बी आप लोगों की स्टार्ट कर दी थी, और उस दिन हम लोगों ने बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस की थी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन किस वर्ड से हुआ था, ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है जिसका मतलब ओइकोनॉमिया होता है, और उस ओइकोनॉमिया का जर्नल इंग्लिश मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज देखी थी। साथ ही साथ मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके क्लास 11th के सिलेबस का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के सिलेबस में आती है आपके। बट क्योंकि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरलिंक्ड है, दैट इज व्हाई इन क्लास 11th आल्सो वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने स्कैरसिटी की भी बात की थी, और वही हमारा लास्ट टॉपिक था कि स्कैरसिटी क्या होती है, और स्कैरसिटी साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव यूजेस के साथ, कि एक रिसोर्सेज की कमी तो है ही है, साथ ही में उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज भी हैं, एक से ज्यादा यूज भी हैं। और जब भी एक कमोडिटी के, एक रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूज होते हैं और वो रिसोर्स स्कैर होता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नाम दिया था। और उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था दैट रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड एट द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट टू सैटिस्फाई मैक्सिमम ऑफ आवर वांट्स। यही हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो माइक्रो वर्ड पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, हालांकि कि जो माइक्रो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, किस वर्ड से आया है, माइक्रोज से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। वाइल मैक्रो जो है मैक्रोज वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं अगर बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर व्हिच डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ऐसी सब्जेक्ट मैटर है जो कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से डील करता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग इंडिविजुअल। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल से डील करेगी, यानी कि सिर्फ मेरी स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और मेरे साथ साथ 4-5 और स्टूडेंट जुड़ गए तो उन सबकी स्टडी कर रहे हो तो मैक्रो है ना। मैक्रो कैन डील विद मोर देन वन पर्सन, डेफिनेटली माइक्रो कैन डील विथ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोगों के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर सकती है, बट वो स्मॉल लेवल पे होगी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट अभी नेक्स्ट डिफरेंस में मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है यहां पर, कि कंज्यूमर के बिहेवियर से, कंज्यूमर्स बिहेवियर या फिर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर या फिर मार्केट का बिहेवियर, ऐसे जब भी आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगी। व्हाइल व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लार्ज लेवल, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एक साथ बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब इनके कुछ और नाम भी बताए गए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का और क्या नाम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज price theory, because in the last chapter of your book you will be determining the price of the product with the help of demand and supply.
जो इंटरसेक्शन होगा डिमांड और सप्लाई का, यानी कि जहां कहीं भी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम, और वही आपकी प्राइस डिटरमाइन कर दी जाएगी कमोडिटी की। जैसे मैं बोलता हूं इस चौक की प्राइस 2 रुपए है, तो ये 2 रुपए कैसे डिसाइड की गई? बाय सीइंग इट्स डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। और जब भी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए आप डिटरमाइन करते हो तो भैया हम लोग ये बोलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजन किस पे छोड़ दिए गए हैं? मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिए गए हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्राइस थ्योरी। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग क्या डिसाइड करते हो? प्राइस डिसाइड करते हो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की या एक पर्टिकुलर मार्केट के रीजन की। अब इसको इनकम थ्योरी बोला जाता है। इनकम थ्योरी क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहां पर आप कंट्री की नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हो कि एक कंट्री की कितनी नेशनल इनकम है, कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। एवरीथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड एज इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की एक साथ इनकम कैलकुलेट की जा रही है, इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है। दैट इज व्हाई ये किसका पार्ट बन जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इनकम थ्योरी बोला जाता है। तीसरा डिफरेंस अगर आप देखोगे तो जो मैंने अभी बताया, एग्रीगेशन एट स्मॉल लेवल, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एग्रीगेशन होगा, एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, बट स्मॉल लेवल पर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं प्रताप नगर के जितने भी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है, उनको मैं उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा हूं जयपुर में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास 11th-12th में इकोनॉमिक्स है, उस स्ट्रेंथ से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, दैट मींस माइक्रो तो हो गया प्रताप नगर वाले बच्चे और मैक्रो हो गया जयपुर में जितने बच्चे हैं 11th-12th के, वो सब क्या कहलाएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएंगे। उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगी, जबकि प्रताप नगर वाले बच्चों की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रताप नगर में कोई एक बच्चा तो होगा ही नहीं। अरे आप लोग ही इतने सारे हो जाओगे तो डेफिनेटली एक से ज्यादा हो, तो ये तो कंफर्म है कि इस इंडिविजुअल का मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। बिकॉज इस इंडिविजुअल के आगे एक वर्ड और लगा हुआ है, इकोनॉमिक यूनिट, और उस इकोनॉमिक यूनिट का मतलब है कि भैया एक पर्टिकुलर वेरिएबल की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर एग्रीगेशन होगा बट एट स्मॉल लेवल, यहां पर एग्रीगेशन होगा बट एट लार्ज लेवल। आपके बुक्स के एग्जांपल की बात करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स हैं वो टीआर एंड वीक थ्योरी फॉलो करवा रहे हैं या कईयों में एनसीईआरटी चल रही है, तो एग्जांपल वहां क्या दे रखा है? एग्जांपल है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जंगल में एक पेड़ की बात कर रहे हो तो क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ऑब्वियसली बात है, चलो नीम के पेड़ की बात कर लें, जंगल में जितने भी नीम के पेड़ हैं उनकी स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑब्वियसली बात है, एक से ज्यादा पेड़ होंगे जंगल में भी, तो वो क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगी। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन एट अ स्मॉल लेवल। बाकी सारे स्पीशीज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नीम के पेड़ की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन एट स्मॉल लेवल। वहीं हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एज अ होल इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ, कि आप पूरे जंगल में जितने भी पेड़ हैं उन सभी की स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ऑब्वियसली बात है, जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, नीम का भी होगा, पीपल का भी होगा, बरगद का भी होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो उन सभी की स्टडी एक साथ क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यहां एग्रीगेशन छोटे लेवल पे होगा, यहां एग्रीगेशन बड़े लेवल पर होगा। चलो अब कुछ एग्जांपल की बात कर लें, तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ोगे? डिमांड कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, सप्लाई, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे चैप्टर आपके बिल्कुल बच्चे बच्चे से, वो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, तो वहां पर हम डिमांड ना बोल के क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने की सप्लाई आ रही है, कितने से डिमांड हो रही है पूरी इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किसका पार्ट बनेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे हम लोग बोलते हैं $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज, तो भैया वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जयपुर के लिए नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए, कि $1 इक्वल्स टू 75। दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट कर रहे होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एजेंट होंगे वो कौन कौन होंगे, फर्म्स होगी, इंडस्ट्रीज हो गई, कंज्यूमर्स हो गए, ये आपके कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन होंगे इकोनॉमिक एजेंट्स, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये होंगे। यानी कि इनके डिसीजंस किसी एक को अफेक्ट नहीं करेंगे भैया, इनके डिसीजन सबको अफेक्ट करेंगे। जैसे भी आप लोगों ने देखा भैया आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, हालांकि आप लोगों के कोर्स के बाहर है, बट जो रेपो रेट होती है उस रेट को हम बोलते हैं द रेट एट विच द आरबीआई एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। जिस रेट पर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, उस रेट को रेपो रेट बोला गया। तो ये जो रेपो रेट कम हुई है ये सिर्फ एक कमर्शियल बैंक के लिए नहीं हुई, सभी कमर्शियल बैंक के लिए, पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए हुई है। दैट इज व्हाई इन इकोनॉमिक एजेंट के जो इंपैक्ट होते हैं, इनकी पॉलिसीज के जो इंपैक्ट होंगे वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल पे होंगे। दैट इज व्हाई ये किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब आप यहां पर एक टर्म और ऐड ऑन कर लो, हालांकि आप लोगों के एज सच इतने डीप में है नहीं, बट यहां पर मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूं डिफरेंस, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे। माइक्रो में क्या कैलकुलेट करोगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे, जबकि मैक्रो में क्या कैलकुलेट करोगे, जर्नल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे। भाई अब ये पार्शियल और जर्नल क्या नहीं आफत आ गई, तो समझो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का हो या पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर मार्केट है उसमें जो भी कमोडिटीज है उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रतापनगर में जो भी आपके कमोडिटी सेल एंड परचेज हो रही हैं उसका इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो आप, या फॉर एग्जांपल इस चौक की डिमांड सप्लाई के थ्रू इसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हो, ये क्या कहलाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कमोडिटी और अ पर्टिकुलर मार्केट ऑफ अ रीजन, ठीक है। इसलिए वो क्या कहलाएगा भैया, पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, आधा अधूरा। ये कहलाता है जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम क्यों भाई, बोले यहां पर पूरी इकोनॉमी एज अ होल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी की डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वी फाइंड आउट जर्नल इक्विलिब्रियम इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि आप लोगों के एज सच हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो, रीजन ना आपने पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में पहले कभी पढ़ा है, ना जर्नल इक्विलिब्रियम का टॉपिक आपके इस साल है, तो हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो, बट डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग माय पॉइंट्स व्हेन वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर नंबर 13 वीकेओरी के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10, ठीक है। उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये तो था आपके माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। प्लीज थोड़ा कोशिश कीजिएगा याद रखने की, बिकॉज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज सच 11th में तो है ही है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी आप लोग पढ़ोगे, तो इसका मतलब है आपके आगे भी फर्दर काम आने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चाहो तो आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख ले, अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं, फिर आप लोग नोट्स उतार लीजिएगा। हाँ एक और चीज, नोट्स हाथों हाथ उतार लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं आप लोग सुनते चलिए और साथ में लिखते भी चलिए। बोर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझते हैं बोर्ड पे उसको भी उतारा कीजिए, बिकॉज बुक्स के अंदर थोड़ा स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में है, मे भी आप लोगों को डिफिकल्टी हो चीजें समझने में, सो इट्स बेटर कि आप लोग साथ में लिखते चलें। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल लो, या इसी को स्टेटमेंट बोला जा सकता है, या इसी को साइंस बोला जा सकता है। हाँ उधर वाले को भी, ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्मेटिव के आगे लिखे हैं दोनों वर्ड एक्स्ट्रा में तो इसको भी बोलेंगे, इसको भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव साइंस बोला जा सकता है। इन दिस सिमिलर मैनर इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव साइंस कुछ भी बोला जा सकता है। आइए समझते हैं क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली बेस्ड होती है फैक्ट्स पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड हो, यानी कि जिनके रिगार्डिंग आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई डेटा हो, वो सारे स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के कितने केसेस हो रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि भैया हमारे इंडिया के अंदर 25,000 केसेस पर डे आ रहे हैं कोरोना वायरस के, तो ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रीजन बिकॉज इसके लिए हमारे पास क्या है? फैक्ट्स हैं। आप इसको सही या गलत प्रूव कर सकते हो विद द अवेलेबल फैक्ट्स। जैसे मैं बोल दूं नहीं हमारे इंडिया में तो 1 लाख केसेस पर डे के आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं क्या रियलिटी में? पेपर में जितना हम लोग पढ़ते हैं, जितना हम लोगों को बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो 25,000 ही आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग है? 25,000 के अकॉर्डिंग ही। तो अगर मैं बोलता हूं 1 लाख केसेस आ रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज यू कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू बी फॉल्स। आप इसको गलत साबित कर सकते हो। दैट मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर दी स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, hence they are based on facts, so they can be true as well as false. That means you can verify the positive statements, you can prove them as true or false. पॉजिटिव स्टेटमेंट जितने भी होंगे आप उन सभी को क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप उनको सही या गलत प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया, 25,000 केस बोल रहा हूं तो भी भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 1 लाख केस बोल रहा हूं तो भी पॉजिटिव है। बट डिफरेंस क्या है? 25,000 वाला ट्रुथ है और 1 लाख वाला फॉल्स है, बट कहलाएंगे दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट। रीजन उसका बिकॉज वी कैन प्रूव देम ट्रू और फॉल्स विद द अवेलेबल फैक्ट्स, कि भैया हमारी जो गवर्नमेंट हमें डेटा पब्लिश करती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सही या गलत साबित कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलूं कि भैया आप सभी के, ठीक है, 10th का भी रिजल्ट आने वाला है जल्दी, मैं बोलूं कि भैया आप सभी के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, अभी तक। अभी मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट कराया और उस टेस्ट में आपने, ऑनलाइन टेस्ट था, ठीक है, गूगल फॉर्म्स के थ्रू करवाया मैंने, और एज सच मैंने अभी तक उसको रिव्यू नहीं लिया, मान लो आप लोगों ने फिल किया, वहीं पे आप लोगों के स्कोर आ गए, और जब मैंने क्लास में पूछा आप लोगों से कि भैया कितने मार्क्स आए, तो सबने बोल दिया, किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 19, किसी ने बोला 18। ये सब क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रीजन, कईयों ने सच भी बोला होगा 20 में से 20 आए होंगे, तो कईयों ने भाई झूठ भी बोला होगा, आए होंगे 18, बोल दिए 20 क्योंकि अभी सर ने चेक ही नहीं किया, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रीजन, अभी ये जो स्टेटमेंट है आप इसको सही या गलत साबित कर सकते हो। जैसे ही मैं आप लोगों की गूगल फॉर्म की आंसर शीट खोलूंगा, वहां मुझे नजर आ जाएगा कि भैया एक्स नाम के स्टूडेंट के 20 आए हैं, वाई नाम के स्टूडेंट के 18 आए हैं, तो बाय द अवेलेबल फैक्ट्स आई कैन प्रूव यू ट्रू और फॉल्स। ये बेसिक आपकी कॉन्सेप्ट बोलता है पॉजिटिव स्टेटमेंट का। यहां ज्यादातर जो आपके वर्ड्स यूज मिलेंगे वो क्या है? व्हाट इज, व्हाट वाज या व्हाट विल इन नियर फ्यूचर, ठीक है, जनरली ये चीजें यूज होती हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों? ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक फैक्ट्स पे बेस्ड हो, यानी कि आप उसको सही या गलत प्रूव कर सकते हो। और ज्यादातर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर इवन आपकी बुक्स में, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग वीके ओरी, नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक साइड में टीचर एक नोट लिखवाएगा, और मैं भी आप लोगों को साथ में बताता चल रहा हूं वो नोट क्या है। नोट ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑलवेज द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट सच हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 1 लाख वाला एग्जांपल लिया था, 20 मार्क्स वाला एग्जांपल लिया, ये सही थोड़ी थे भाई। 20 में से 20 कहां से आ जाएंगे सारे बच्चों के? इतने पढ़ाकू थोड़ी हो सारे आप। तो दैट मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, और उसको जब तक फैक्ट ही नहीं होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है,
ऑब्वियसली बात है, सही गलत साबित नहीं कर सकते, फैक्ट है आपके पास, इसीलिए आप उसे सही या गलत साबित कर रहे हो। आई होप पॉजिटिव स्टेटमेंट की आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो सभी का क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की या नॉर्मेटिव साइंस की, कि भैया नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड सजेशंस। काय पे बेस्ड होंगे ये? ओपिनियन पे या सजेशंस पे लोगों के। तो एक बात बताओ, क्या ओपिनियन और सजेशन को सही या गलत साबित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई। आज कई लोगों के अकॉर्डिंग कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, कई लोगों के अकॉर्डिंग आज मोदी सरकार बहुत अच्छी है, कईयों का ओपिनियन है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, कईयों का ओपिनियन है मोदी सरकार ने बहुत बुरे काम किए। दैट मीन्स opinion and suggestions cannot be verified because they are only and only their opinions, their suggestions, advisory form में है वो, तो हमारे पास उसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं। तो आप किसी की थिंकिंग को, किसी की सोच को सही या गलत कैसे बोल सकते हो? भैया सोच जो है सबकी अलग अलग होती है। आज कोई कांग्रेसी होगा तो डेफिनेटली वो चिढ़ता होगा मोदी सरकार की जब वाहवाही होती है। इन द सिमिलर मैनर अगर कई बार कांग्रेस की वाहवाही हो जाती है तो जो मोदी गवर्नमेंट के जो आपके चाहने वाले होंगे उन लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। तो दैट मीन्स ओपिनियंस एंड सजेशंस कैन बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट पर्संस। बोलते हैं हम लोग, इवन हम लोग हमारे घर में ही 4 लोग होते हैं, 4 लोगों की अलग राय होती है एक ही टॉपिक पे, तो क्या वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है? वो तो भाई ओपिनियन किसी की राय में कुछ सही है, किसी की राय में कुछ और सही है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो तो पहले पेरेंट्स बोला करते थे कि मोबाइल फोन्स जो हैं बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मोबाइल फोन से सारा ही जड़ होती है बिगड़ने की। बट क्या आज उसी मोबाइल फोन से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हो? क्या उसी मोबाइल फोन से आप लोग अपने एजुकेशन फील्ड को आगे नहीं लेके जा रहे हो? दैट मीन्स ओपिनियंस हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। तो भैया हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव साइंस काय पे बेस्ड होती है? ओपिनियन एंड सजेशंस पे। एंड बिकॉज ऑफ it is based on opinions and suggestions, it is unverifiable. Unverifiable का मतलब you cannot verify it as true or false statement, कि ये सही है या गलत है, आप इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पे बेस्ड होगी, वेरीफाइबल होगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस और सजेशंस पे बेस्ड होगी, एंड बिकॉज ऑफ इट इट इज अनवेरिफाइबल। अच्छा, अब यहां पे जैसे व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल यूज होता है, यहां क्या यूज होता है? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट माइट बी, व्हाट कुड बी, यानी कि जिसमें पॉसिबिलिटीज हो, जिसमें सजेशंस आपके नजर आ रहे हो। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should do something for the women's safety like installing of CCTV cameras। तो ये मेरा ओपिनियन है कि भैया विमेन सेफ्टी के लिए हर एक जगह, हर एक गली पर CCTV कैमरेज लगे हुए होने चाहिए, सो दैट ऑटोमेटिकली विमेन खुद को सेफर फील करें। किसी और की बात करें तो भैया द गवर्नमेंट शुड टेक strong and strict actions against the rapist। ठीक है, तो ये भी एक ओपिनियन है कि भैया चाहे वो टीनेज का ही बिलोंग क्यों ना हो, अडल्ट नहीं हुआ हो, बट स्टिल इफ he has committed the heinous crime, definitely he should be punished harshly, he should be punished strictly। तो ये क्या है? एक ओपिनियन है। तो ओपिनियन और सजेशन जो होंगे, ध्यान रखिएगा, ओपिनियन और सजेशन अलग अलग हो सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये हमेशा क्या रहेगी? अनवेरिफाइबल रहेगी। चलो फटाफट 2 मिनट में वापस चीजें ग्रैब करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो एज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। इसके अंदर ज्यादातर जो वर्ड यूज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? व्हाट इज, व्हाट वाज या व्हाट विल।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपके ओपिनियंस और सजेशन पे बेस्ड होगी, क्योंकि ओपिनियन और सजेशन पे बेस्ड है तो अनवेरिफाइबल होगी, और यहां पर ज्यादातर क्या यूज होगा? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, ये यूज होगा। जैसे और एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे आपसे क्वेश्चंस क्या दिए जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट्स में से आपको बोल दिया जाएगा आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, की जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन में उसमें से नॉर्मेटिव को अलग करो, पॉजिटिव को अलग करो, ये क्वेश्चन आता है। अब भैया नॉर्मेटिव की पहचान और पॉजिटिव की पहचान कैसे? जैसे मैंने बोला द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 130 करोड़, कौन सा स्टेटमेंट हुआ? कौन सा हुआ? पॉजिटिव हुआ, बिकॉज regarding the population of our country we have available facts so we can prove it true or false। तो भैया ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। एक और एग्जांपल सुनो, विराट कोहली हैज स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन दी वनडे मैचेस, कौन सा स्टेटमेंट है? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है। रीजन उसका, बिकॉज इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो सही है या गलत है, बिकॉज जितना मुझे याद है शायद सचिन तेंदुलकर के नाम ही है अभी भी ये स्कोर, तो डेफिनेटली मे भी हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो, बट क्योंकि हमारे पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं हम उसको सही या गलत प्रूव कर सकते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट हुआ? पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, और बात कर लेते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर गवर्नमेंट को गरीबी हटानी है हमारी कंट्री से तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। कौन सा हुआ? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ। भाई क्यों? क्योंकि अवेलेबल ये फैक्ट्स हमारे पास नहीं है इस चीज के कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती गरीबी हट जाएगी, हालांकि हट जाएगी फॉर श्योर, बट एज सच कोई अवेलेबल फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जिन चीजों के रिगार्डिंग आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल होंगे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएंगे, जिन चीजों के खिलाफ जिन चीजों पे आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाएंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस से रिगार्डिंग। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात कर लें कि इकोनॉमी क्या होती है। अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखवा दी थी कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर टू मैक्सिमाइज मोर एंड मोर वांट्स, ठीक है, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी बेसिक। अब भैया इकोनॉमी क्या होती है? कई लोग बचने के लिए पता क्या बोलते थे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, जब बच्चों को कुछ नहीं आ रहा होता तो क्या बोलते थे? बोले इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। हाँ, गलत नहीं है, बट ये तो बचने का तरीका हो गया कि इकोनॉमी की स्टडी इज इकोनॉमिक्स, सबको पता है ये तो भाई इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या पहले वो तो समझ लें, फिर बोलेंगे इकोनॉमी की स्टडी इकोनॉमिक्स होती है। तो इकोनॉमी क्या है आ जाओ देखते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमी क्या है? is a system which tells us about ways of earning, कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें वेज ऑफ अर्निंग बताता है। जैसे कि बीइंग अ टीचर, मैं स्कूल्स में कोचिंग्स में वर्क कर रहा हूं, तो भैया इट इज विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी कि स्कूल और कोचिंग्स की फैसिलिटी मुझे अवेलेबल है, जिसकी वजह से मैं अपना वेज ऑफ अर्निंग डिसाइड कर पाया और वहां पर वर्क कर रहा हूं। ऐसे ही हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करो, आपके पुलिस स्टेशंस वगैरह बने हुए हैं जिससे पुलिसमैन वगैरह अपनी सैलरी वगैरह अर्निंग निकाल पाते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि वेज ऑफ अर्निंग बताता है आपको। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि भैया कितने टाइप्स की आपके इकोनॉमी होती है। ये तो हुआ इकोनॉमी कि भैया वेज ऑफ अर्निंग जो सिस्टम बताया उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि कितने टाइप्स की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा?
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होगा। तो इस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, क्या इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि आपको ब्रीफिंग के लिए बता दूं कि 3 टाइप की इकोनॉमी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, फ्री इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये तीनों इकोनॉमी क्या होती है, हमारी इंडिया में कौन सी टाइप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने। ये सभी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड आई होप you all are getting what I am trying to explain. So please revise your concept as soon as possible. We'll be meeting in the next class. Till then, bye bye, have a good day.